जेवलिन का मतलब क्या है? ठीक है यार, जैसे ये काम हुआ 21 में, भारतीय जो एथलेटिक्स फेडरेशन थी उसने 10 अगस्त को 3 दिन बाद ही घोषणा कर दी कि भैया 7 तारीख को जेवलिन डे मनाएंगे। बताइए क्या फुल फॉर्म है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब कि क्या, मतलब क्या हो जाएगा? बोलो हिंदी में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया हिंदी में? तो ये हिंदी में हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज सुरक्षा। करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 13 अगस्त, हालांकि वीडियो अपलोड करने में हम लोग लेट हो गए हैं। 13 अगस्त को हम 6 अगस्त 2023 से 12 अगस्त 2023 का जो सप्ताह हमारा है, इस सप्ताह का टॉप 10 करंट लेके आए हैं। हर बार हर सप्ताह का टॉप 10 करंट हम लेके आते ही हैं। तो ये टॉप 10 करंट इस सप्ताह का है, जिसमें हम देखेंगे इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या किसी प्रकार का इवेंट या किसी प्रकार की कोई डेट, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना देर करे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न आता है ये आपके सामने है। क्या है देखिए थोड़ा सा और समझिए क्या बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है साथियों? यहाँ हो रहा है इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और ऑप्शन में आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश करेगा? अगर देखें यहाँ पे आप देख भी रहे हैं तो एक चीज़ आपको पता ही है, या एक्सरसाइज या होता है या युद्ध अभ्यास जो होता है, ये युद्ध अभ्यास एक प्रकार के, और युद्ध अभ्यास क्यों होते हैं मैंने पहले ही बताया है आपको, पुराने वीडियोज़ में बताया है। क्योंकि हमारी जो मिलिट्री होती है, हमारी जो आर्मी होती है, चाहे हमारी नौसेना हो चाहे एयरफोर्स हो, इनको समय समय पर ट्रेनिंग तो हम दे नहीं सकते हैं। एक बार ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद इनकी नियुक्तियाँ कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। अपॉइंट करने के बाद जब युद्ध होता है तो युद्ध कहीं 10 सालों में, कई बार 20 सालों में, कई बार 50 सालों में भी होता है। तो क्योंकि युद्ध का समय निश्चित नहीं होता और युद्ध करना भी कोई नहीं चाहता, स्वाभाविक सी बात है कि हम हमारे जो जवान हैं उन जवानों की एक्सरसाइज करवाते रहें, ये ज़रूर हमारे अधिकार क्षेत्र में होती है चीज़। तो हम उनकी, हमारे युद्धक टैंकों की, एयरफोर्स के जवानों की या आर्मी जो होती है, हमारी सेना जो होती है भारत की, इसकी भी अलग अलग समय पे अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास कराते हैं। यहाँ प्रश्न है मालाबार एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच हो रही है, कब से हो रही है और अभी कहाँ हो रही है? तमाम प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, 4 देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए। हालांकि मैं आपको कहीं और भी लेके चलूंगा। सबसे पहली चीज, मालाबार जो है ना, ये मालाबार एक तट का नाम है। किसका नाम है? और याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आएगा, डेफिनेटली आएगा और आए भी है प्रश्न। मालाबार तट कहाँ, किस राज्य में है भैया? तो भारत में। कहाँ पे है? भारत। और भारत के किस राज्य में है? केरल। भारत के केरल में जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी तट है ना, वेस्टर्न कोस्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि 1992 कब से? 1992 से ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, 1992। और ये पिछले जितने 21 वर्ष रहे हैं ना, इन 21 वर्षों में अभी तक जितनी बार भी इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? मालाबार तट। कहाँ किया गया है? मतलब ये पहली बार है, इसीलिए इस लाइन में थोड़ा सा जोर दिया गया है। देखिए क्या, इस वर्ष 10 दिवसीय, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी मालाबार एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ हुई है? भारत में, केरल के तट पर। और केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। आ गई ना कहानी समझ में? और कब से आयोजन हो रहा है इसका? 1992 से इसका आयोजन हो रहा है। 1992 से इस एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आयोजन में 2 ही देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक है इंडिया और एक है अमेरिका। कौन करते हैं भैया? अब बचे जापान और आप देखें ऑस्ट्रेलिया। तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया है ना, इनका आना जाना लगा रहा है। आना जाना से मतलब किसी वर्ष ये आ गए हैं तो फिर नहीं आए तो 10-10 सालों तक नहीं आए। जैसे ऑस्ट्रेलिया 2007 में आया, 2018 तक नहीं आया, 17 के तक नहीं आया, है ना। तो ये इनका आना जाना, मतलब मालाबार जो एक्सरसाइज है वो वास्तविकता में कितने देशों के बीच है? कौन कौन से 2 देश? भारत और अमेरिका। मगर साथ में इस बार यूँ कहेंगे कुछ समय से चूंकि 2 देश और जुड़ चुके हैं, और वो 2 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया और जापान के जुड़ने से कितने देश हो गए हैं अब इस एक्सरसाइज में? 4 देश हो गए हैं। ये 4 देशों के झंडे भी अगर आप देख पा रहे हैं, ये भारत है, ये जापान का फ्लैग है, ये अमेरिका का फ्लैग है और ये किसका भैया? ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 झंडे भी आपको दिख रहे हैं, इन 4 देशों के हैं। और इन 4 देशों में से इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। कहाँ हो रही है भैया? तो बताओ, मालाबार एक्सरसाइज इस बार कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये हो रही है। याद रखिएगा पहली बार है जब भारत देश से बाहर इस युद्ध अभ्यास
अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आगे ना कहानी, और कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे इस बार? 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो ये चारों देश इंटरनेशनल लेवल पे भी एक महत्वपूर्ण संगठन बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण संवाद बनाते हैं, डायलॉग बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण संधि बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैं इसकी बात करता हूँ। ये चारों देश क्यों महत्वपूर्ण है ये देखिए, क्योंकि ये जो चारों देश हैं, ये चारों देश मिलकर एक संगठन बना रहे हैं। इस संगठन का कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? क्वाड। कुछ लोग इसको क्वेड भी करते हैं, तो भैया क्वेड मत करियो, ये क्वाड होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे होता है ना, मैंने कल एक बच्चे को बता रहा था, मैं तो बता रहा था, जैसे उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में लोग कहते हैं वेदास, वेदा कौन ने एस लगा दिया पीछे, क्योंकि 4 वेद हमारे होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उन्होंने बोल दिया वेदास इंग्लिश में। अब वेदास बोल दिया क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए उसको एस लगा देते हैं, तो भैया वेदास हो गया। अब पर उनने क्या करा, वेदास ही रट लिया। अब ऋग्वेद के भी सेंस में अगर वो बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, ऋग्वेद वेदास, सामवेदास आगे कुछ। तो ये ऐसे नहीं, आप उसको प्रचलित मत करो, प्रचलित नहीं होती कोई चीज़ें, है ना, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, ये क्वाड। क्या होगा? क्वाड, क्वेड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं क्वेड इसको, हम तो देसी हैं, सारे के सारे धमाके। क्वाड आ गई ना कहानी समझ, ठीक है, आगे बढ़। क्वाड, अब देखिए क्या है ये, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वाड, तो देखिए एक चीज़, बेहतरीन चीज़ बताऊँ। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बताइए क्या फुल फॉर्म है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब कि क्या, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो हिंदी में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया हिंदी में? तो हिंदी में हो जाएगा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। यहाँ चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज देखो कौन से देश बना रहे हैं भैया, कौन से देश बना रहे हैं? सबसे पहले आप देखो, ये कौन है? इंडिया, भारत, ठीक है। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है ये कौन सा देश है? अमेरिका। और ये यहाँ पे आ जाता है, ये वाला जापान। कौन सा देश आ जाता है? जापान। आ गई ना कहानी समझ। तो ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश मिलके एक ट्रीटी बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक संवाद विकसित करते हैं अपने बीच, सुरक्षा को दृष्टि से एक संवाद बनाते हैं, क्योंकि ये चारों देश इस क्षेत्र में, जिसको अपना, ये कौन सा सागर है भैया? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर में जिसको सिक्योरिटी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, वो एक ही है, और वो यहाँ पे, और वो कौन है भैया? वो है चाइना, यानी कि चाइना। आगे ना कहानी समझ में, देखो जापान के साथ बॉर्डर शेयर होती है, यहाँ पे पानी में इनका विवाद चलता रहता है। भारत के साथ बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस एरिया में ये व्यापार व्यवसाय करते हैं और डराने का काम भी करते हैं। इसी का कारण रहा कि ये जो संवाद है, इस संवाद की, यानी कि क्वाड की स्थापना कब हुई दोस्तों? इस क्वाड की शुरुआत हुई थी 2007 में। कब हुई थी? कब बना ये संगठन? एक तरह से 2007 मगर 2007 में बन तो गया। शिंजो एबे जापान के प्रधानमंत्री थे, उनके अंडर में इसका गठन हो गया, जापान के प्रधानमंत्री, स्क्वाड बन गया, मतलब ये संगठन बन गया। मगर ये ऑस्ट्रेलिया है ना, इसकी तरफ आंख दिखा दी चीन नहीं करके, जैसे आंख दिखाई तो ये चमक गया। ये ऐसा चमका कि 10 साल तक वापस नहीं आया ये, कुछ आई कारण से, और 10 साल तक नहीं आने के कारण ये क्वाड का काम खत्म हो गया। मतलब क्वाड पे कोई चर्चा नहीं हुई, क्वाड जो है एक तरह से बंद हो गया। और ये वापस ओपन कब हुआ? जब वापस ऑस्ट्रेलिया ने बोले कि अब हम तैयार हैं, मतलब ठीक है लड़ लेंगे, भले चीन अगर आंखें दिखाएगा तो आगे बोल देंगे, लड़ लेंगे। तो ये क्वाड वापस अस्तित्व में आया 2017 में। कब अस्तित्व में आया? आ गई ना कहानी समझ में। मतलब 10 साल तक इसका काम या इसकी बातें आपस में क्योंकि नहीं हुई, क्योंकि संवाद का मतलब, डायलॉग का मतलब क्या होता है? संवाद। संवाद का मतलब चर्चा। आई कहानी समझ। तो सोचो डर कितना है उसका, तो चर्चा में भी नहीं आया। आई कि नहीं कहानी समझ। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कौन से 4 देशों के बीच है? इंडिया, जापान, अमेरिका और कब शुरू हुआ था? 2000, मगर बंद हो गया था कितने वर्षों के लिए? वापस कब शुरू हुआ? 2000। आ गई ना कहानी सामने, क्लियर दोस्तों। यही 4 देश जो हैं इस बार किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मालाबार एक्सरसाइज। और ये कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2023 में। मालाबार की शुरुआत कब हुई? 1900। और क्वाड की स्थापना कब हुई भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
है ना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है CBIC। क्या हो जाता है भैया? एक संगठन बन जाता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी अध्यक्ष बने हैं, और अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं इसके 43वें अध्यक्ष। कौन से नंबर के? और इनसे पहले जो अध्यक्ष था वो थे विवेक जौहरी। कौन था भैया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना कब हुई? 1900। और इसका भी वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बना है? संजय कुमार अग्रवाल बना है। पहले कौन थे? विवेक जौहरी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? किसने किया है भैया? किसने किया है? केरल ने। बिल्कुल सही जवाब। किसने किया है? केरल ने किया है। क्या है भैया? केरल का मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? पिनराई विजयन। इन भाई साहब ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव के तहत इन्होंने बोला भैया हम है ना, हमारा केरल का नाम चेंज कर दो। क्या नाम कर दो? तो भैया केरल में कौन से भाषी लोग हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी बोली जाती है? और ये जो मलयालम है ना, इसमें केरल को कहा जाता है केरलम। क्या कहा जाता है? आगे ना खाने से, मतलब केरल का नया कौन सा नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया इनने? केरल को अब क्या कहेंगे? मगर कब कहेंगे? तब कहेंगे जब ये प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया है। अभी किसके पास भेजा इन्होंने? राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा? अब राष्ट्रपति पे कहाँ पहुँचाएगा भैया? संसद में। कहाँ पहुँचाएगा? संसद में इस प्रस्ताव पे मुहर लग जाएगी कि हाँ केरल का नाम केरलम करना चाहिए। तो वापस संसद जो मतलब आपका जो लोकसभा राज्यसभा है, ये जो है आपका किसको पहुंचा देंगे वापस? प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मुहर सीन लगा देगा, साइन कर देगा कि हाँ भैया केरल का नाम चेंज किया जाता है, और क्या हो जाएगा? नाम वापस केरलम हो जाएगा। आगे निकाल। मगर ये बहुत मुश्किल होता है, कई बार राज्यों के नाम चेंज हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं और नहीं होते हैं? देखो, पहली बात तो आपको पता है राज्यों के नामों में चेंज या परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? और किस अनुच्छेद के पास? आर्टिकल कौन सा है भैया? अनुच्छेद कौन सा बताइए? वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद नंबर 3। किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्य बनाना, उनके नामों में परिवर्तन करना कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? तो कर तो सकती है अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, मगर करती नहीं है। बहुत बार कर देती है, बहुत बार नहीं करती। 2018 की बात मेरे को याद आ रही। 2018 में एक राज्य था जिसके नाम में चेंज करने का प्रस्ताव उन्होंने पास किया था। पता है कौन सा? ये था पश्चिम बंगाल। कौन सा था भैया? क्या नाम करने का सोचा उन्होंने? बताओ, सोच पाओ तो। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ, नहीं बताओ। 2018 में पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने बोला कि भैया इसका नाम चेंज करके बंगाल ही कर दो। क्या कर दो? बंगाल। कहाँ कंफ्यूजन पैदा कर रखा है? पश्चिम बंगाल, बंगाल कर दो। उन्होंने बोला, नहीं करा। आगे ना कहानी सुन। क्या है आज भी नाम पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल। आगे ना कहानी सुन। तो कई बार नाम चेंज हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। जैसे उड़ीसा को ओडिशा किया गया है ना, तो किया गया, मगर यहाँ नहीं किया गया। क्यों? करने में क्या समस्या आती है? करने में समस्या आती है कि भैया हजारों करोड़ का खर्च हो जाता है। लगभग पहले 300, 400, 500 करोड़ होते थे, अब लगभग 1000 करोड़ खर्च हो जाते हैं। 1000 करोड़ कैसे खर्च हो जाएंगे? आज कैसे खर्च हो जाएंगे? संविधान की किताबों में चेंज है ना, जितने भी जहाँ भी उस राज्य का नाम लिखा हुआ है उनमें चेंज होगा, उन कागजों में क्या चेंज होगा। पूरे राज्य में जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ लाइट, जहाँ उसके स्लोगन्स, जो भी चीज़ें लिखा रही, हर चीज़ में चेंज होता है। अब उस हर चीज़ में चेंज अगर कराओगे तो कितने खर्चा है? करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। आई के निकाल। तो एक थोड़ी सी, इसीलिए भी थोड़ा सा इसको माना जाता है जटिल की ज़रूरी हो तो ठीक है, नहीं तो आवश्यक नहीं हो तो कोई मतलब भी नहीं नाम चेंज में। ठीक है, केरलम बस सिर्फ मलयालम भाषा का फर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके याद रखेगा। तो अगर राष्ट्रपति या हमारी संसद को लगता है कि भैया नाम में चेंज होना चाहिए तो चेंज हो जाएगा। हालांकि उन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर लिया है। आगे ना कहानी समझ में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेगा। तो किस राज्य की सरकार ने चेंज करने का प्रस्ताव पारित किया है? क्या नाम रखने का तैयारी की है? केरल करने की तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो आपको पता है भैया, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं एलओसी को। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एलओसी के पास देश का जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेगा, है ना। तो पोस्ट ऑफिस किया जाएगा किस जिले में पड़ता है भैया? यहाँ लिखे हुए उधमपुर।
कुपवाड़ा, राजौरी, किश्तवाड़। क्या लगता है आपको? यहाँ लिखा है पीओके के एकदम पास बना भारत का पहला डाकघर इंडिया पोस्ट। कहाँ? क्या आंसर है? कुपवाड़ा। क्या आंसर है भैया? कुपवाड़ा। किस जिले में किया जाएगा? कुपवाड़ा, मतलब कर दिया गया उद्घाटन कुपवाड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा। पीओके का मतलब क्या होता है? पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है वो वाला भाग, तो उसके पास देश का पहला हमने पोस्ट ऑफिस स्थापित किया एलओसी के पास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस जिले में आता है ये? कुपवाड़ा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चीकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है ना? यहाँ पे आप देखेंगे राजौरी चीकरी वुडक्राफ्ट क्या है। मैंने फोटो लिया है जिसमें आपको दिख रहा होगा, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये तो दिख रहा ना, ये क्या है? ये तो चावल है ना, याद रखना। ठीक है, और ये राजौरी चीकरी वुडक्राफ्ट यही है भैया, मतलब लकड़ी, एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की लकड़ी जिससे विशेष प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, रखिएगा। कंगा वंगा चम्मच वम्मच दिख रहा है, चाकू वाकू है ना, अलग अलग चीज़ें घर की हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें इस विशेष लकड़ी की बात है। तो ये जो राजौरी चीकरी वुडक्राफ्ट है, वुडक्राफ्ट मतलब लकड़ी से बनने वाले सामान। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वुडक्राफ्ट जो है इनको जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग किस राज्य से संबंधित, याद रखिएगा। और मैंने ये चावल इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ साथ इससे भी, इस चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी मैंने लिया गया है ना। कौन सा राज्य लगता है आपको इसमें? ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, हाँ ये लगा लिया, देखो जिसको लगाना था उसने दिमाग लगा लिया। क्या लगा लिया भैया? यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजौरी। अभी प्रश्न था एलओसी के पास, भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? ये जम्मू कश्मीर के जिले हैं, मतलब राजौरी कहाँ का जिला है? तो देखो दिमाग लगा लिया उसने, बहुत बेहतरीन वाला है ना, लगा लिया। आंसर क्या लिख दिया? क्योंकि राजौरी का जो वुडक्राफ्ट है इसको क्या दिया गया है? जीआई टैग। अब देखो जीआई टैग का इतिहास क्या है, पहले भी बताया, पहले के वीडियोस में पढ़ा हुआ है। जीआई का मतलब क्या होता है भैया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या हो गया भैया इसका फुल फॉर्म? आएगा एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखना भैया, बोल रहा हूँ बार बार। इंडिकेशंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक सूचकांक, ये जीआई टैग का मतलब होता है। जीआई का मतलब होता है भारत सरकार ने 2003, कब से? 2003 से भारत के विशेष जगहों पे पाई जाने वाली, बनने वाली, निर्मित होने वाली, उत्पादित होने वाली चीज़ों को जीआई टैग देने की शुरुआत की। कब से शुरुआत की? जीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ज्योग्राफिकल। 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था, मैंने पहले बताया। किसको पता है भैया? वेरी गुड, विशाल बता दो भैया। दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखना पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में ये टैग। अभी लगभग 450 जीआई टैग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 चीजों को जीआई टैग दिया गया है। एक है राजौरी चीकरी और दूसरा है चावल। अनंतनाग जिले का एक बेशकीमती चावल है, ठीक है ये, और इसको दिया गया बेशकीमती, मतलब आप समझ लो जैसे बासमती चावल आपने सुना हो, ठीक है, इसी प्रकार का एक चावल है जिसको भी जीआई टैग दिया गया है। और दोनों कहाँ के चीज़ें हैं? ये जम्मू कश्मीर। जीआई टैग की शुरुआत कब हुई? 2003 से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? हाँ 10 अगस्त। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे। अच्छा प्रश्न है, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और कब से मनाया जाने लगा है? तो ये मनाया जाने लगा है 2013 से। कब से मनाया जाने लगा दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैज लॉस्ट 95% ऑफ द लायन पॉपुलेशन इन द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब अंतिम 50 वर्षों में हमने दुनिया की कुल जो आबादी थी लायंस की, शेरों की, उनका कितना खो दिया है? 95% शेर खो दिए। डेफिनेटली या तो वो अपने टेरिटरी को लेके लड़ाई में खत्म हो गए आपस में लड़के, या फिर ज़्यादातर उनका शिकार कर लिया गया है ना, आगे ना कहानी समझ, तो उनका शिकार हो गया जिस वजह से इनकी क्वांटिटी में कमी आ गई। तो हमारा ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और प्रकृति को बचाना भी हमारा एक कर्तव्य, ड्यूटी होती है, तो हम इनको बचाने का काम करें। 2013 से इसी भावना से इस वर्ल्ड लायन डे की शुरुआत हुई है और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए करंट शिक्षालॉजी के अगले करंट की तरफ चलते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? किसने किया भैया? बताओ किसने किया? चलिए बता देता हूँ वापस।
वापस केरल आंसर है। क्या आंसर है भैया? अब देखो, आपको एमपी पुलिस की परीक्षा में आया था शायद केरल की राजधानी, आया था कि नहीं आया था? एमपी पुलिस की 12 या 13 तारीख, कल या परसों की 12 तारीख के शिफ्ट में प्रश्न आया था, केरल की राजधानी कौन सी है? थोड़े बुद्धि लगाओ, केरल की राजधानी क्यों पूछी? 2 काम कर चुका है वो। एक तो अपने राज्य के नाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है, बुद्धि चलाओ, इसलिए पूछा वो केरल की राजधानी। कुछ आ रही कहानी समझ में? इसलिए अभी प्रश्न आया 12 तारीख की परीक्षा में पुलिस की में, केरल की राजधानी कौन सी होती है। करंट आपके और हमारी परीक्षाओं की नींव है, रीढ़ की हड्डी आज के समय में। जी के अगर पकड़ना है, करंट पकड़ लो, करंट को समझ लो, करंट का तरीका समझ लो कि अगर आपसे कोई चीज़ करंट में चल रही है, चर्चा में चल रही है, तो उससे रिलेटेड 4 दिन पहले की भी चीज़ आ सकती है परीक्षाओं में आगे ना, क्योंकि ऑनलाइन अपडेट्स होती हैं सारी चीज़ें। केरल ने ये समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया। देखिए क्या है, आपको पता है, बता चुका हूँ, अभी बताया था उस दिन जब आपके अनुच्छेद आर्टिकल्स कराए थे। आर्टिकल नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर किससे रिलेटेड है? मतलब कि ये कहता है कि भैया जब राज्य के नागरिक सब समान है, राज्य के सब नागरिक समान बनने की होड़ मचा रहे हैं, तो शादी, विवाह, है ना, गोद लेने या आपका डिवोर्स देने, इन सब के जो नियम है वो भी सबके सेम हो, एक समान जैसे नियम हो, है ना। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग उनमें विभेद क्यों हो, है ना, कि एक व्यक्ति जो है एक ही मांडा कर पाए और एक व्यक्ति 4 मांडा कर पाए। पर हमसे तो एक भी नहीं चले भाई साहब, एक ही हमारा माता नाचे, 4 कहाँ से? सही है कि नहीं? गुल्ला कर देगी 4 हो जाएगी। सही कह रही हो? हेमलता, सही कह रहे हो कि हेमलता है ना, समझ में आई बात? तो भैया यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि अनुच्छेद नंबर 44, आगे ना कहानी सर। मगर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि भाई साहब ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है अपनी जगह, पर आर्टिकल नंबर 25 संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 भी तो है, जो क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, या है ना, आपको धार्मिकता के नाम पे धर्म की आज़ादी देने का काम करता है। तो अब धार्मिक लेवल पे अपने अपने मानने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तो आप उसमें कैसे यूसीसी को लागू कर सकते हो? तो इनका ये वो तर्क है आर्टिकल 25 वाला, याद रखिएगा। मगर केरल में इसके विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख लो, आपको एक समान नागरिक बनना है कि अलग अलग नागरिक ही रहना है, देख लेना भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा, तेजिंदर पाल सिंह तूर, हिमा दास और रोहित यादव कौन करेंगे भैया? तो एक चीज़ तो देख लो, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है बुडापेस्ट, लिखा भी है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो। कहाँ हो रही है ये, और किसकी राजधानी है बुडापेस्ट? हंगरी की। किसकी राजधानी है भैया? एक देश है हंगरी जिसकी राजधानी है, हंगरी मतलब भूकोनी देश को नाम है हंगरी, है ना, और इसकी राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 19 अगस्त से ये चीज़ आयोजित होगी। कब से होगी? तो 19 अगस्त में जो हम टीम पहुंचाएंगे। अब टीम में सदस्य कितने पहले तो ये बताता हूँ। भारतीय टीम में जो सदस्य पहुंचा रहा है ये है 28। कितने हैं? तो 28 में भैया कहीं को लीडर भी तो होगो जो टीम में नेतृत्व करेगा, हमारा झंडो लेके जाओ, नहीं तो पता चले झंडा के लिए लड़ रहे हैं आपस में, है कि नहीं कहानी समझ में? तो याद रखना कौन करेगा भैया? तो ये करेगा नीरज चोपड़ा, क्योंकि ये जो है एथलेटिक्स में अपने कीर्तिमान रख चुका है। कौन रख चुका है कीर्तिमान? इसीलिए इसका एक अगला प्रश्न भी आ गया। क्या प्रश्न आ गया भैया? नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाए? ये है नीरज चोपड़ा, देख लें भैया ना, कब मनाया जाता है? कोई में लट्टे दे रही हो, दिख रही हो नहीं? रामकिशन कन में लट्टे दे रही हो? भाला फेंक रही हो? हाँ भाई, तो मैंने कहीं लग रही हो, कहीं दूर, कहीं सोच रहे हो लट्टे दे रही हो, कहीं कम है क्या नहीं? तो भैया भाला फेंकना। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। नेशनल जेवलिन डे, देखो क्या हुआ, ये हुआ चुटकी, देखो क्या हुआ। एक ओलंपिक खेल जिसका नाम है टोक्यो ओलंपिक। कौन सा? टोक्यो। ये कब होना था? 2020 में। कब होना था? मगर 2020 में ओलंपिक खेल होना था, मगर कुछ और हो गया, और वो आप सबको पता है क्या हो गया? कोरोना हो गया। तो कोरोना ऐसा हुआ कि कोरोना ने माहौल सब बिगाड़ दिया पूरी दुनिया का, है ना। तो ये जितने भी खेल प्रकार के खेल स्पर्धा या मीटिंग्स जितने भी सब शेड्यूल हुई अगली डेट के लिए, अगली तारीख दी गई। तो टोक्यो ओलंपिक को आयोजित किया गया कब? 2021 में। कब किया गया?
अब 2021 में अगस्त सितंबर के माह में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2021 में 7 अगस्त को, कितनी अगस्त को, 7 अगस्त को जो भालो फेंक्यो दादा असो भालो फेंक्यो कहीं ने जीत लियो गोल्ड मेडल, कहीं जीत लियो। अब बताओ, एथलेटिक्स में पहली बार भारत ने, एथलेटिक्स में पहली बार, जेवलिन किस में आता है भैया, एथलेटिक्स, लंबी कूद, ऊंची कूद, नीची कूद, जैसे जैसे कूदते हो तुम, ये भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक, दौड़ वोड़, 100 मीटर 400 मीटर सब एथलेटिक्स में आती है। आगे के निकाल से, इसीलिए कितना खिलाड़ी पहुंचा रहे अपन, 28। आगे निकाल, कहीं को तो गोलो फेंके, ठीक है, कहीं को ऊंची कूद करेगो, कहीं को लंबी कूद करेगो, कहीं को 100 मीटर में दौड़ेगो, कहीं को 400 मीटर में, कहीं को 1600 मीटर में दौड़ेगो, समझ में ना, और कहीं को अपना जैसो दौड़ता हुआ देखेगा। आएगा नहीं कहानी समझ। तो ये जो 28 लोग गए, इनको नीरज चोपड़ा। जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, टोक्यो ओलंपिक होना था 2020 में, हुआ कब, 2021 में। 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीत लिया, किसने जीत लिया, भाला फेंकने, काय में। अब जेवलिन का मतलब क्या होता है सीमा, भाला फेंकना। जेवलिन का मतलब क्या है, ठीक है यार। जैसे ये काम हुआ 21 में, भारतीय जो एथलेटिक्स फेडरेशन थी उसने 10 अगस्त को 3 दिन बाद ही घोषणा कर दी कि भैया 7 तारीख को जेवलिन डे मनाएंगे। कब मनाएंगे सर, क्या मनाएंगे, 10 तारीख को घोषणा कर दी 2021 में कि हर साल भैया 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला इस खेल में, व्यक्तिगत स्पर्धा में, एथलेटिक्स में। आगे ना कहानी समझ। इसलिए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये। अब बताओ ये कौन सा वाला है भैया जेवलिन डे, कौन सा वाला है, 2021 में घोषणा हुई है ना, क्योंकि उसी साल उसने जीता था, ठीक, गोल्ड मेडल। 22 में पहला, 23 में दूसरा। आगे की नहीं कहानी समझ में, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। और कितना भाला फेंका था भैया इसने यहाँ पे, 87.58 मीटर का भाला फेंका था। अब मेरा प्रश्न है, कमेंट में बताइएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम है, इसी के नाम, नीरज चोपड़ा। किसके नाम है, गलत जवाब, देख के बताना है ना, ठीक है। आगे ना कहानी समझ में, कमेंट बताना कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाला 87 है, ये 98 मीटर का है। कितने का, टॉप 10 में भी नहीं अपन, बताना भैया जेवलिन थ्रो में है ना, किसने सबसे ज्यादा लंबा भाला फेंका है। आगे की नहीं कहानी समझ, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ। देख लेना भैया, ये प्रश्न आते हैं जो मैं बोलता हूँ कि देख लेना, भेज देना, कमेंट कर देना। आई गया ना वो राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, याद रखना, तो आई जाएगा, कर देना कमेंट। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे दिया गया भैया। तो हमें याद रखना, ऐसे कोई अवार्ड होते हैं इसी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे कोई अवार्ड, जिसे ऐसी कोई कंपनी जिसका नाम आपने सुना नहीं हो, जैसे ड्रीम 11 का नाम सुना हुआ, गरुड़ आपने एरोस्पेस का सुना, और क्रेड का भी अगर आपने शायद सुना, मगर ये जियो हैप्टिक का सुना है नहीं सुना, तो है ना। ऐसा होता है, पहले भी शायद 2019-20 में भी ऐसा कुछ हुआ था 20 में, कि एक दुनिया की देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बता दिया था, या कॉलेज बताया था कुछ यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटी जियो यूनिवर्सिटी थी, वो खुली नहीं, उसे सबसे अच्छे बता दिया। पता नहीं ऐसा कुछ चलता रहता है ना, तो इनको क्या पता, पहले ही रिपोर्ट कर लेते हैं फिक्स कि इनको अवार्ड देना है। तो ये याद रखना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि इनको देते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये नाम मैंने तो नहीं सुना, जियो हैप्टिक है ना, क्या है ये, हालांकि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड शायद कुछ होगा, उसको ये अवार्ड दिया गया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, याद रखेगा, ठीक है। किसको दिया गया, ये जियो हैप्टिक को दिया गया है। तो साथियों, ये थे इस बार के, इस सप्ताह के टॉप 10 करंट के बिंदु जो मैंने आपको साझा किए हैं। मेरे ख्याल से सबको मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।